जोहार। कोरोना आज ऐसा शब्द है जिसको बच्चा बच्चा पहचानता है। इस शब्द के पीछे जुड़ी डर और विवशता के भाव से दिल्ली के धनी वर्ग से बस्तर के आदिवासी तक प्रभावित हैं। एक दूर देश चीन से शुरू हुई यह बीमारी तेजी से ग्लोबलाइजेशन के जहाज पर बैठकर एक देश से दूसरे देश होते हुए पूरे विश्व में आज फैल गई है। भारत में भी जहाज से उतरते हुए यह लोगों के कदमों तक जा पहुंची। अमीर गरीब सबको इस बीमारी ने डरा दिया। इसके फैलने की तेज दर के कारण सरकारों ने लोगों को घर में बंद रहने का आदेश दिया, जिसे लॉकडाउन कहा गया। गाड़ी घोड़ा, काम धंधे, फैक्ट्री, मशीन सब बंद हो गए। लेकिन सब बंद होते ही कुछ लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घरों से दूर हजारों किलोमीटर उन्हें पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। भूखे रहना ही उनकी जिंदगी का हिस्सा हो गया। भूखे प्यासे, थके मांदे, बिना चप्पलों के, खाली पैर, छालों के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर घर पहुंचने के लिए उनको पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन इनके घरों की हालत इनके दुखों से कोई दूर नहीं थी। वर्षों बाहर काम करने के बाद भी घर में जीवन के साथ संघर्ष कम नहीं हुआ था। लेकिन इस महामारी ने इस संघर्ष को मानवीय संवेदना से जोड़ दिया। जीवन से संघर्ष की विकरालता बढ़ गई। आज की कहानी में भी एक दूर देश में काम पर गए मजदूर के घर की स्थिति और कोरोना लॉकडाउन के असर को मानवीय संवेदनाओं के साथ आदरणीय आदिवासी लेखिका उषा किरण आत्राम जी ने जीवंत किया है। कहानी का शीर्षक है अपराध किसका, सजा किसको। आदरणीय उषा किरण आत्राम जी की गिनती प्रमुख आदिवासी लेखिका व सांस्कृतिक मुद्दों की कार्यकर्ता के रूप में होती है। उषा जी सेवानिवृत्त गेजेटेड ऑफिसर हैं। आप कई प्रमुख साहित्यिक मंचों में योगदान दे रही हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महिला मंच दिल्ली की संयोजिका हैं। आदिवासी भाषा विकास प्रकल्प गोंदिया महाराष्ट्र की संचालिका हैं। रमणिका फाउंडेशन आदिवासी साहित्य मंच नई दिल्ली की अध्यक्ष हैं। आपने कई राष्ट्रीय स्तरीय साहित्यिक मंच की अध्यक्षता की है, जिसमें 2011 में नागपुर आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी साहित्य सम्मेलन शामिल है। आपने गोंडी, मराठी और हिंदी तीनों में साहित्य रचनाएं की हैं। प्रमुख प्रकाशित कृतियों में मोटियारिन काव्य संग्रह, गोंडवाना की महान वीरांगनाएं, महोर की काव्य संग्रह, शिकार पत्ते झाली, लिखांचिया तलवारी, एक झोंका आनंदाचा बाल गीत, गोंडवाना में कराचगढ़ पवित्र भूमि और अहेर कथा संग्रह हैं। कविताओं की उनकी पहली रचना मोटियारिन, जो पहली बार वर्ष 1993 में प्रकाशित हुई थी, आदिवासी महिलाओं की कहानियां बताती है। यह महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में काम करने के उनके अनुभव पर आधारित है। यह एंथोलॉजी मूल रूप से गोंडी भाषा में प्रकाशित हुई थी। मराठी और हिंदी अनुवाद कर उसे मोहराकी नाम दिया गया है। इनकी नवीनतम कहानी आज आप सुनने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अपराध किसका, सजा किसको। इस कहानी को आवाज भी खुद उन्होंने ही दी है। तो आइए सुनते हैं कोरोना महामारी में उपजे कुछ भावात्मक सवालों से भरी कहानी अपराध किसका, सजा किसको। जय जोहार, जय सेवा। मैं उषा किरण आत्राम गोंदिया महाराष्ट्र से आपके सामने कोरोना काल की दर्दनाक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी का शीर्षक है अपराध किसका, सजा किसको। चैतू जल्दी जल्दी वाय, चैतू जल्दी जल्दी वाय, काको बीमार मनता, निमा जल्दी वाय। पेदो ने फोन पर चैतू को बताया। यह सुनकर उसकी जान घबरा गई। चिंता में डूबा था। रास्ते पर सर पर बोझा लेकर 3 दिन से भूखा प्यासा हजारों मजदूरों के जत्था के साथ चैतू रास्ते पर था। फोन की बात सुनकर हैरानी में पड़ा, लेकिन बोला,
हाँ पेदो, आ रहा। यहाँ पर काम धंधा बंद हो गया। गाड़ी मोटर रास्ते सब बंद हो गए। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में सर पर रखा बोझा संभालते संभालते वो बोल रहा था। बम्बई हाईवे पर पुलिस रोक रहे थे। स्पीकर अनाउंस कर रहा था, मजदूरों रुको, मजदूरों रुको, आगे जाना नहीं, कोरोना महामारी आ गई है, रुको। लोग सुनते नहीं थे। भीड़ बढ़ गई थी। पुलिस दौड़कर आए और एक जबरदस्त लाठी चैतू के सर पर लगी। धाड़ से चैतू रास्ते पर गिर गया। खून की धार से लथपथ में वो बेहोश होकर गिरा था। हल्ला गुल्ला शोर में लोग इधर उधर भाग रहे थे। मारो भगाओ, ताड़ ताड़। इतनी आवाज पेदो ने सुनी और चैतू का मोबाइल बंद हो गया। ये सुनकर पेदो घबरा गई। पसीना आ गया, मुंह सूख गया, आंखों में आंसू ने दस्तक दी। घबराते हुए बोली, काको, चैतू संकट में है। काम, कंपनी, गाड़ी मोटर, रास्ते सब बंद मनता। महामारी आई ऐसा बोला और मारने का आवाज, रोने की चिल्लाने की आवाज आकर फोन बंद हो गया। काको, मेरा चैतू कैसा होगा? वह रोने लगी। तब काको बोली, रोना नहीं बेटी, चैतू होशियार है, वो कैसा भी करके घर आएगा, तू हिम्मत नहीं हारना। बूढ़ी काकू ने धीरज बंधाया, लेकिन बुढ़िया अंदर से बहुत घबरा गई थी। हाव पाव देह थरथर करने लगा। दोनों आंखों में आंसू आ गए और दोनों घबरा गई थी। आज सुबह 2 पुलिस वाले आए। एक गाँव वाला साथ में था। वो आकर बोला, घर में कौन है? घबराती पेदो सामने आकर बोली, क्या काम है साहब? अरे महामारी आई है दुनिया में, कोरोना नाम की, इसीलिए घर के बाहर नहीं निकलना, गांव में किसी के यहाँ नहीं जाना, ना किसी को बुलाना, खतरनाक बीमारी है। और तेरा आदमी कहाँ है? साहब, बम्बई काम पर गया, वो आएगा ना साहब? पुलिस बोला, पता नहीं, बता नहीं सकता। मजदूर रास्ते पर अड़े हैं। वो रोती हुई बोली, साहब, फोन आया था, सब बंद हो गया ऐसा बताया और फोन बंद हो गया। साहब, आएगा क्या मेरा घर वाला? मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन तू घर के बाहर नहीं निकलना। ऐसा कहकर वो लोग चल दिए। काको और पेदो पर मानो चिंता का पहाड़ खड़ा हो गया। कैसा होगा चैतू? कब आएगा चैतू? उसके सामने सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसके आंखों के सामने चैतू से जुड़ गए रिश्ता, प्रेम, शादी सब याद आए। साल हो गया चैतू के घर में शादी करके पेदो आई थी। अपने मर्जी से चैतू को जीवन साथी चुना था। पेदो घड़ा पर पानी लेकर चैतू के आंगन में बैठ गई। फिर चैतू ने भी नाले से घड़ा भर पानी लाया। पेदो के सर से पांव तक पानी डाला। पेदो ने भी अपना घड़ा चैतू के सर पर खाली किया। दोनों हाथ पकड़कर झोपड़ी के अंदर भागे। कोयतुरों के रीति रिवाज अनुसार एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। उनकी प्रेम कहानी भी अजब गजब की रही। पहाड़ के उस पार कोइर गांव में पेदो का गोबर मिट्टी का घर, माँ बाप और छोटा भाई था। पेदो ने 7वीं कक्षा तक नजीक के गांव में पढ़ाई की थी। माँ बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे और प्यार से अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। हंसता खिलता परिवार था। भले ही पैसे की कमी थी, लेकिन खुशी और प्यार की कमी नहीं थी। पेदो एक दिन चूल्हा जलाने की लकड़ी लाने पहाड़ के उस पार नाले के किनारे गई।
सूखी लकड़ी का गट्ठा बांध लिया, लेकिन लकड़ी ज्यादा होने से गट्ठा उठा नहीं पाती थी। तो मन में बोली, पहाड़ी के रास्ते से कोई तो भी आएगा और गट्ठा उठाने मुझे मदद करेगा। ऐसा सोचकर रास्ता देख रही थी आने वाले की। नजीक के झरने की कलकल आवाज सुन रही थी और पेड़ पर पंछी की चहचहाट, जंगल से पेड़ पौधे की टहनियां हवा के साथ मस्ती में झूम रहे थे। पेड़ों के बाल हवा के साथ भूर भूर उड़ रहे थे। इतने में कोई आने की आहट आई। पेड़ों के कान खड़े हो गए। कोई तो आ रहा, वो मन में बोली। अब दिखेगा। झाड़ी के उस पार से झपझप लंबी टांगे डालकर एक 20-22 साल का नौजवान आ रहा था। सांवला, ऊंची कदकाठी, घुंघराले लंबे बाल, कान में बाली, गले में सल्ला गागरा पहनाया था, हाथ में कड़ा था। क्या खूबसूरत था। अभी तो मूछें आ रही थी उसकी। सही में बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर पेड़ों की कली खिल गई। मुस्कुराते शर्माते हुए उसको देखकर वो बोली, नना निवाय हर्री हुसो मत्तान। लड़का बोला, बाराकू। पेदो बोली, नाको इद एर की एल्लो तहा चिकीने। नजर नीचे झुकाते हंसते हुए वो बोली, निवा पोरो बातार, निवा पाड़ी बातार, निवा नार बेदू बेगा मानिन। एक साथ बेदो ने प्रश्न पूछे। वो कहने लगा, नावा पोरो चैतु मंदा, नावा पाड़ी ताराम, नावा नार मुसपाड़ी। दोनों के चेहरे पे मानो कमल खिल गए। दोनों प्रसन्न हो गए एक दूसरे का परिचय देते हुए। उसके बाद लकड़ी का गट्ठा पेड़ों के सर पर रख दिया और बोला, चलो बातें करते करते तेरे घर पे जाएंगे। वो बोली, क्या मेरे घर पर आएगा? हंसते हंसते पेदो बोली, हाँ हाँ आ जाता तेरे साथ। फिर तेरा काम? वो बोली। चैतू मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरा काम तो हो गया भाई। वो शर्माते हंसती बोली, कौन सा काम बन गया? चैतू बोला, एक नया दोस्त सांगो मिल गई। दोनों खिलखिल कर हंसते हंसते पेदों के आंगन में पहुंच गए। ध्यान में भी नहीं आया कब पहुंच गए। पेदों ने अपने घर के आंगन में लकड़ी का गट्ठा धाड़ से पटक दिया। उस आवाज से उसके माँ बाप बाहर आकर देखने लगे। चैतू को देखकर उसका बाबा बोला, कोई तो भी नया मेहमान लगता है, जा उनके लिए पानी लाना। इरसिम। पेदो पसीना पोंछते हंसमुख चेहरे से चैतू को अंदर लाई तो उसके बाबू बोले, आ बेटा बैठ। पेदो की माँ ने लोटा भर पानी चैतू के हाथ में दिया। उसने एक ही दम में घटाभट पानी पी लिया, लोटा वापस कर दिया। पेदो के बाबू ने पूछा, नेवा पोरो बेटा? चैतू, पाड़ी ताराम, बदनार मुसपाड़ी। पेदो के माँ बाप के साथ बातें करते करते चैतू निकल गया। जाते जाते पेदो ने एक बार पूरी तरह से आंखों में आंखें डालकर लजाते शर्माते हंसकर आंगन तक उसको पहुंचा दिया। पेदो के चेहरे पर सूर्योदय की लालिमा छा गई थी। सुबह खिलने वाली कली जैसी चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। माँ ने पूछा, कहाँ मिला मैं चैतू? माँ, नाले के किनारे। लकड़ी गट्ठा उठता नहीं था तो राह देख रही थी, कोई आएगा तो मदद मांगूंगी, ऐसा सोचकर मैं खड़ी थी तो चैतू आ गया। अच्छा है ना माँ? हाँ, तो अच्छा तो लग रहा। अब पेदो चैतू की राह देख रही थी और चैतू बाल में खोसने की सुंदर नक्शीदार कंघी लेकर एक दिन आया और पेदो के बालों में अपने हाथ से लगा दिया। अपना प्रेम जाहिर करते हुए बोला, पेदो तू मुझे बहुत पसंद है। पेदो ने भी बेसब्री से अपनी मन की बात कही, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। अब घर परिवार सबको चैतू पेदो की प्रेम कहानी मालूम हो गई। आदिवासी कोयतुरों में लड़की के
लड़की को साथी चुनने का पूरा स्वातंत्र है और माँ बाप समाज खुशी खुशी से मान्यता दे देते हैं। शाम को गोटुल में ढम ढम ढोल बज रहा था। युवक युवतियाँ जम गए। रेला पाटा शुरू हो गया। आज पेदो अपने प्यार का रेला पाटा गाकर सखी को बता रही थी और अपने प्रियकर को बुला रही थी रेला गाकर। सुकुम क्वाना का नरका पुनवी वेळ चेती, सुकुम क्वाना का नरका पुनवी वेळ चेती, वळवळ वळिया लसितूर वडीते, वळवळ वळिया लसितूर वडीते, वरा लेंदा येंदाले, वरा लेंदा येंदाले, संगी मोगरा वाडीते, रेला रेला रे, रेला रेला रे। चांदनी रात में दुधिया प्रकाश में ठंडी हवा बह रही। संगी तुम मोगरा बाड़ी में आ जाना, अपन खूब नाचेंगे गाएंगे। ढोल बज रहा था। रेला के सुर जंगल के कोने कोने में हवा का झोंका बांट रहा था। सभी सखिया और युवक ने हंसकर पेदो के प्रेम गीत का स्वागत किया था। कोयतुर मान्यतानुसार पेदू चैतू के घर में आ गई थी और घर आंगन खेत की और चैतू के मन की रानी बन गई थी। एक दूसरे से दोनों बेहद प्यार करते थे। चैतू के घर में उसकी बुढ़िया दादी थी। बैल, बकरी, मुर्गी, कुत्ता ये उसका परिवार था। बचपन में माँ गुजर गई थी। पिता 2 साल पहले कर्ज के झंझट में आत्महत्या कर लिया था। उसकी 4 एकड़ जमीन थी। उस पर साहूकार से बैल लेने के लिए कुछ पैसे लिए थे। वो वापस नहीं कर सका तो साहूकार ने उसके 4 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। इस बात का दुख उसका पिता सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या की थी। चैतू के ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। 10वीं पास करने के बाद मजदूरी करके 2 एकड़ जमीन का कर्जा चुकता किया और खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। खाने के लिए थोड़ा अनाज, धान, कोदो, मक्का निकलता था। खेत के चारों तरफ पहाड़ी थी। बीच में 12 माही बहने वाला नाला था। उस पार 2 किलोमीटर अंतर पर गांव था। पेदो ने चैतू के आंगन में मानो 4 चांद लगा दिए थे। खुशी के झूले पर दोनों झूल रहे थे। आंगन में कुंदरू और कुमड़ा का फूल खिल गया था। पीले और सफेद फूल सुंदर दिखते थे। पेदो के भी पांव जड़ हो गए थे। उसकी गोद भर गई थी। 3 महीने की गर्भवती पेदो बेर के नीचे चुने बेर खा रही थी और चैतू प्यार से बेर चुन चुन कर टोकनी में डाल रहा था। पेदो एक खा, बहुत मीठा है, खा के देखा? हाँ, मैंने खा के देखा। ऐसा कहकर दोनों झरने की तरह हंसते थे। और एक दिन ठेकेदार आंगन में आकर बोला, चैतू 6 महीने का बम्बई में काम है, मजदूरी अच्छी मिलेगी। 6 महीने के बाद घर लौटना, चलो खाली तो है अभी। पेदो को ये बात चैतू ने बताई। वो नाराज होकर बोली, 6 महीने? चैतू तेरे बिना कैसी रहूं? चैतू बोला, देखो 6 महीने की तो बात है, तब तक 9 महीने हो जाएंगे। फिर अपने पास पैसे होना ना, अपना बच्चा आएगा, फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, बात तो सही है। लेकिन पेदो के आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ अपने हाथ में लेकर चैतू बोला, पेदो तू हिम्मत वाली है, तेरा नाम है पेदो। पेदो यानी पहाड़ पर खिलने वाला जंगली फूल। कितना सुंदर नाम है तेरा। वैसी ही तू है। कैसी भी स्थिति आई तो कभी भी डगमगना नहीं, हिम्मत से काम लेना। और तू तो मेरी रानी है। रानी तो बहादुर होती है। उसके आंसू पोंछकर चैतू बोला, मैं जल्दी आऊँगा। 6 महीने यूं गुजर जाएंगे, फिर नहीं जाऊँगा, तेरे पास ही रहूँगा। चैतू का भी मन नहीं होता था पेदो को ऐसी गर्भावस्था में छोड़कर जाने का, लेकिन
परिस्थिति से मजबूर वश 4 पैसा कमा कर लाने के लिए उसने मन की तैयारी की और चैतू थोड़ा सामान लेकर पेदो को प्यार से पास लेकर उसके हाथ चूम कर चला गया था। पेदो को बहुत दुख हुआ, लेकिन आएगा जल्दी अपने मन को वो हिम्मत दे रही थी। काको बैल बकरी पेड़ पौधे से बात करती थी, उसे सजाते संवारती थी और चैतू की याद में गीत गाती थी। वळवळ वळी आला सितूर वळी ते वरारेल ना एंदाले राजा मोगरा वाडी ते वळवळ वळी आला सितूर वळी ते वरारेल ना एंदाले राजा मोगरा वाडी ते। उसका उदास मन चैतू के सुख की कामना करता था और उसके याद में रास्ते की तरफ देखा करती थी। यह चलचित्र जैसा आंखों के सामने से साल भर का सरक रहा था और आज सुबह पुलिस ने आकर महामारी कोरोना आने की वर्दी दी थी। ना घर से जाना, ना किसी को बुलाना। ये सुनकर काको और पेदो दोनों अपंग जैसे बेजान हो गए थे। चिंता का जाल दिल दिमाग पर शिकंजा कस रहा था। रात को दोनों ने खाना नहीं खाया। काको के हाथ पांव थर थर कांपने लगे। ना नींद आती थी, ना चैन से सो पाती थी। आधी रात हो गई। किर घरघोर अंधेरा, जोर की हवा सो सो करती दरवाजा खटखटाती थी। पहाड़ी पर जंगली कुत्ते लोमड़ी जोर जोर से भौंक रहे थे। राकेल की ढिबरी बुझ गई। काको तड़फड़ करती हाथ पांव झटकती थी। क्या हुआ काको, काको क्या हुआ, कहते काको के चेहरे पर अंधेरे में पेदो उंगलियां सहलाती थी और अंधेरे ने काको की जीवन ज्योत चुराई। काको, एक दीर्घ दर्द भरी किलकारी जंगल झाड़ी के कोने कोने में आवाज दे रही थी। काको बेगे जानती ना काको। दुख का पहाड़ पेदों के ऊपर सवार हुआ। काको इस दुनिया से विदा हो गई थी। पेदू चैतू को आवाज देकर जोर जोर से रोए रही थी। आंसू का समुंदर दादी के मृतदेह पर गिरा रही थी। कैसा करूं, कैसा करूं, वो बहुत रोई। फिर सोच लिया। फिर उसको चैतू के बोल याद आ गए। पेदो, कोई भी संकट आया तो कभी भी हारना नहीं, घबराना नहीं। तू रानी है ना मेरी। आंसू पूछ लिए। नई ऊर्जा चैतू ने मानो भेज दिया। मुर्गे ने बांग दी। हवा बह रही थी। शुक्र तारा चमक रहा था। चांद और चकोर भी चमचम चमक रहे थे। उसने ठिकास पावड़ा लिया। नाले के किनारे गई। ठिकार पावड़े से काको को मिट्टी देने के लिए पक्का विचार किया। हिम्मत वाली पेदो ने 7 माह की गर्भवती होने के बाद भी कमर तक खड्डा बनाई। उठती बैठती रुकती, पेट पर हाथ फेरती, पसीना पोंछती। ऐसे करते करते खड्डा बन गया। काको को पोते पर लेटाकर पोते को खींचते खींचते खड्डे तक लाने में बहुत परेशानी हो गई। बार बार झुकने से, मिट्टी खोदने से पेट में दर्द हो रहा था। सांस फूल जाती थी। लेकिन काको को लाई, मिट्टी में दफनाई, फावड़े से मिट्टी डालती गई। आंखों का समुंदर की बूंदें काको के मिट्टी पर खींच रही थी। मिट्टी का ढेर बन गया और जी भरकर रोई। अब ना बैठ सकती, ना खड़ी हो सकती। पेट में भारी पीड़ा होने लगी। हलचल मच गई। पसीना से तर हो गई। मुंह सूख गया। दोनों पांव खून से लथपथ हो गए। पेट से 7 महीने का नयांकुर गर्भपात होकर बाहर आया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 7 महीने की मातृ कमाई मिट्टी में मिल गई। पहली बार माँ बनने का अधिकार किसने छीन लिया था? माँ की गोद ऐसी खाली किसने की थी? आक्रोश चित्कार पागल जैसी रो रही थी। बेहोश होकर मिट्टी के ढेर पर पड़ी रही। होश आते ही उसने पत्थर से नाल
काट दिया, नाले में जाकर पानी से पाँव धोए, सब कुछ लूट गया था। चैतू तू नहीं, काको गई, पेट का बच्चा गया। और उसने काको के पास 7 महीने का अपना बच्चा एक माँ ने अपने हाथों से मिट्टी में दफनाया। वो मन में कहने लगी, हम पति पत्नी कोरोना से दूर हो गए, मेरा मातृत्व छीन लिया, मेरा मातृत्व छीन लिया, मेरी काको छीन ली। कब आएगा, कैसा होगा मेरा चैतू और मेरे पेट का बच्चा कौन लाके देगा। हमारी गरीबी भूख मिटाने के लिए मेरा आदमी बम्बई गया और कोरोना ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अपराध किसका और सजा किसको। हमारी क्या गलती है, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर हम गरीबों को ये सजा क्यों क्यों क्यों। सबको जोहार, धन्यवाद।